अब आप म्यूट कर दीजिए, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यस सर। जैसे अपने टैली का नाम सुना होगा, बिजी, क्विक बुक, इन्वेंट्री मार्क, वेक्टर, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और आज से पहले एक कंपनी के अंदर डेटा को मेंटेन करने के लिए इसी तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे। और एक कंपनी के अंदर ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, हर हर एक डिपार्टमेंट के लिए। जैसे प्रोडक्शन के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, एचआर के लिए अलग। तो ये इस तरीके से मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक कंपनी यूज़ करती थी। प्रॉब्लम आती थी डेटा का रिकॉर्ड करना, रिपोर्टिंग बनाना। एक कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ कर रही है? क्योंकि वो फाइनली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहती है और बाद में उसकी रिपोर्टिंग देखना चाहती है। रिकॉर्ड हो गया कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी, और रिपोर्टिंग फाइनली देखना कि मुझे इसकी कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, वेंडर मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर प्रॉपर चेक करना है। तो उसको हम बोलते थे रिपोर्टिंग चेक करना। प्रॉब्लम आती थी फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम पे। अगर एक कंपनी के अंदर ऐसे 10 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो एट द एंड प्रॉब्लम आती थी फाइनल रिपोर्ट्स में, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट्स में आपको अलग अलग डेटा को एक जगह मर्ज करना पड़ता था। जैसे यहाँ से यहाँ आपको इंटीग्रेट करना पड़ता था सारे डेटा को एक जगह, और देन उसकी फाइनल रिपोर्ट्स बनती थी। इसमें 3 चीज़ें लगती थी, एक कॉस्टिंग, मैन पावर और आपका टाइम। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में आया SAP, एप्लीकेशन प्रोडक्ट डेटा प्रोसेसिंग। SAP जब मार्केट में आया तो बेसिकली ये जर्मन सॉफ्टवेयर है, और 1972 में ये इन्वेंट हुआ, ठीक है। 1972 यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो SAP जो है वो बेसिकली मॉड्यूल के हिसाब से चलता है। जैसे एम, SD, PP, FICO, SM, इन सबको बोलते हैं फंक्शनल। ऐसे इसमें आते हैं कुछ टेक्निकल, ऐप, बेसिस, सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए, AI। अब देखो इसका क्या यूज़ होता है। आज की डेट में इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आप अपना पूरा डेटा किसी भी जगह पे मेंटेन करना चाहते हो, कोई भी डिपार्टमेंट का, जैसे फाइनेंस के लिए आप करना चाहते हो, आप HR के लिए रखना चाहते हो, प्रोडक्शन के लिए करना चाहते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ट्रेजरी के लिए, किसी के लिए भी अपना डेटा मेंटेन करना चाहते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। सारा डेटा एक जगह रिकॉर्ड होगा और उसकी फाइनल रिपोर्टिंग भी ऑटोमेटिक बनेगी। इस बात से क्या समझ में आया कि आज से पहले एक कंपनी मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी, अब ऐसा नहीं है। अब एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है और सारा डेटा उसके अंदर रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स बन रही है। SAP के 2 वर्जन है, एक हो गया आपका ECC S/4HANA। ये बेसिकली इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनरली कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सा कर रहे हो, ECC कर रहे हो या S/4HANA कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में। ECC जो था वो पुराना वर्जन था, 1972 से 2015 तक ये चलता था सबसे ज़्यादा। फिर आया आपका S/4HANA 2015 में, और अभी तक हम इस पे ही काम कर रहे हैं। तो जनरली जो मैं आपको बताऊंगा वो SAP S/4HANA अपडेटेड वर्जन 800 क्लाइंट के साथ ये वाला चलेगा हमारा S/4HANA। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। देखो जैसे एक कंपनी है, सपोज TCS, वो अपना सारा डेटा SAP के अंदर मेंटेन करना चाहती है। तो क्यों करे वो? उसको कुछ फ़ायदे होंगे तभी तो करेगी। सबसे पहला फ़ायदा क्या है आपके लिए? ऑल पोस्ट कैन वर्क टुगेदर इन वन सिस्टम। सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे पोस्ट एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। 249 कंट्रीज, SAP 249 कंट्रीज में चल रहा है। 162 करेंसी, 45 लैंग्वेज, और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन सॉफ्टवेयर है।
मतलब जिनकी भी वोटिंग एसएपी को हुई है आईडी के थ्रू, तो वो है कि इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट में। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है छोटी कंपनी को। बड़ी कंपनी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, छोटी कैसे करेंगी और अपना डेटा कहाँ मेंटेन करेंगी? तो उनको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं जहाँ पे वो डेटा मेंटेन कर सके। आज भी टैली यूज़ होता है, आज भी सीआरएम यूज़ होता है, जोहो यूज़ होता है। फिर कंपनी को ऐसे ऐसे कुछ छोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है वही सेफ्टी सिक्योरिटी का। कोई डेटा डिलीट ना कर दे, इसका मिसयूज़ ना कर दे। इसलिए छोटी कंपनियां बड़ी कंपनी को अप्रोच करती हैं कि आप हमारा सारा डेटा अपने सर्वर पे मेंटेन कर दो और इसको जो भी चार्जेस होंगे वो हम आपको देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो एसएपी के अंदर जनरली ये पोस्ट होती है डेटा को मेंटेन करने के लिए। देखो, एंड यूज़र, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, फ्रीलांस, सपोर्ट, सॉल्यूशन मैनेजर, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत सारे एसोसिएट भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली देखो, आप कहीं और जाते हो ना तो आपको बोलते हैं कि हम एंड यूजर और कंसल्टेंट बताएंगे, बस ये सारा जीरो ये हटा देंगे आपका। लेकिन मैं आपको ये सारा पॉइंट भी पढ़ाऊंगा। इसका रीज़न है, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी भी डेजिग्नेशन होती है और इसका पैसा आपको अलग अलग मिलना चाहिए। एज ए एंड यूजर आपका सैलरी अलग है, एज ए पावर यूजर आपका सैलरी अलग है। अगर आप एज ए सपोर्ट टीम काम कर रहे हो, एज ए ऑडिटर काम कर रहे हो, एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, एज ए कंसल्टेंट कर रहे हो, एज ए सोल्यूशन टीम कर रहे हो, एज ए एसोसिएट कर रहे हो, तो आपका सैलरी अलग अलग है। शुरुआत होती है एंड यूजर से। बेसिकली एंड यूजर एंड कंसल्टेंट, यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटेशन खत्म होती है। एक कंसल्टेंट कौन होता है? जो बिजनेस ब्लूप्रिंट जनरेट करता है, टीम को रियलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर देता है, जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करता है, जो सर्वर को लाइव करता है, तो जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस फॉलो करता है वो कंसल्टेंट। और उसके बाद जब वो कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाती है, उस पर एज ए यूज़र उसमें बिलिंग करना, उसमें पेमेंट करना, मतलब कुछ लिमिटेशन के साथ, कुछ यूज़फुल ट्रांजेक्शन कोड के साथ काम करना, वो एज ए यूज़र काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जिसको एससीपी के अंदर एमएम, एसडी, पीपी, फीको, एससीएम का नॉलेज है, मतलब वो दो चार मॉड्यूल जानता है, उसको हम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। कंसल्टेंट की डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है प्रोजेक्ट मैनेजर को। एक कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी मान के चलो, इसके पास एसएपी का सॉफ्टवेयर नहीं है, अभी अपना डेटा एसएपी के सर्वर पे मेंटेन करना चाहता है। बेसिकली क्या करेगा, ये एक कंपनी को अप्रोच करेगा। जैसे आप एक टीसीएस कंपनी और आप इसने आपसे अप्रोच करा कि भाई मुझे अपना डेटा आपके सर्वर पे मेंटेन करवा था, इसको बताओ इसका क्या क्या प्रोसेस, इसके क्या क्या चार्जेस है। ये सारा का सारा काम कौन करवाएगा? ये टीम आपसे करवाएगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको टेस्टिंग लेके जाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको लाइव करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सस्टेन कर देते हैं, फिर उसको अगेन बैक टेस्टिंग के लिए पीछे भेजते हैं। तो जनरली अगर आपकी कंपनी में जॉब लगेगी जब हमसे कोर्स करने के बाद आगे, तो आपके दो तरीके से ही काम होगा। या वो आपको अपने डायरेक्ट रोल पे ले लेंगे, जैसे मान के चलो टीसीएस ने आपको हायर करा अपने लिए, उसने आपको अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए हायर करा है। हो सकता है वो आपको किसी थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर ले, लिख दिया मैंने यहाँ पे। दो तरीके से काम हो सकता है, ये वो आपको अपने पेरोल पे हायर करेगा, थर्ड पार्टी के लिए करेगा। अगर वो आपसे अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहा है, तो क्योंकि टीसीएस इतनी पुरानी कंपनी है,
तो वहाँ पे 90% काम तो ऑलरेडी डन है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है। वहाँ पे सारे वेंडर क्रिएटेड है, वहाँ पे सारे मटेरियल क्रिएटेड है, सारे कस्टमर क्रिएटेड है, जीएसटी के सारे रेट बने हुए हैं, जितने भी टेक्निकल टेबल्स हैं क्रिएटेड है। तो आपका वहाँ पे सिर्फ 10% ही काम होने वाला है, और जो ये 90% काम ऑलरेडी डन है, इस पर आपको सपोर्ट देना है। सुनना कि अगर आपको टीसीएस ने अपने प्रोजेक्ट पे हायर करा है, तो वहाँ पे 90% काम ऑलरेडी डन है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सब क्रिएटेड है। पर जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो आपको करनी पड़ेंगी, और जो 90% काम ऑलरेडी है, इससे आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। लेट सपोज कोई मतलब कोई कस्टम टेबल गलत बन गई, वेंडर था उसका हमसे, उसने अब वेंडर का जैसे मोबाइल नंबर हमने डाल रखा था, अब वेंडर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहा है, तो हमें तो अपडेट करना पड़ेगा ना एसएपी के अंदर। वेंडर सपोज पहले जो था वो दिल्ली में था, वो दिल्ली से मुंबई में चले गया, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। इट मीन्स जो 90% काम ऑलरेडी डन है, इस पर आपको सपोर्ट देना पड़ता है। और जब आप थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, तो थर्ड पार्टी कौन होगी? जो एसएपी यूज़ ही नहीं करती। तो एसएपी यूज़ ही नहीं करती, तो हमें उनका डेटा अपने सर्वर पर मेंटेन करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो कुछ भी क्रिएटेड नहीं, इट मीन्स 0% काम हुआ है, आपको 100% खुद ही करना है। मैं दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा कि एज एन एसएपी एसडी कंसल्टेंट आपको थर्ड पार्टी के लिए कैसे काम करना है, या आपको कंपनी के डायरेक्ट पेरोल पे कैसे काम करना है। दोनों काम अलग अलग है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एक एक चीज़ की होगी, वन बाय वन सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे सब कुछ क्रिएटेड है, बस आपको सपोर्ट देना है, और जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको फॉलो करना है। एसएपी में प्रोजेक्ट होते हैं जिन पे हम काम करेंगे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है रोल आउट प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट आता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है कन्वर्जन प्रोजेक्ट। एक एक प्रोजेक्ट को डिटेल्स में समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सारा काम ही आपका प्रोजेक्ट पे एसएपी के अंदर। पहला जो प्रोजेक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मीन्स एक ऐसी कंपनी जो एसएपी यूज ही नहीं करती थी, एसएपी में अपना डेटा मेंटेन करना चाहती है। लेट्स सपोज कोई कंपनी थी, वो सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी, एसएपी में अपना डेटा मेंटेन करना चाहती है, तो इसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। मतलब हमें उसके लिए एक चीज़ बनानी है। एक होता है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक कंपनी थी, वो कंपनी उस दिल्ली में थी, वो दिल्ली से मुंबई में स्विच कर रही है। जो कंपनी दिल्ली में थी वो दिल्ली से मुंबई में स्विच कर रही है, इट मीन्स रोल आउट कर रही है। रोल आउट प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी कि आपका एक बिजनेस यहाँ था, दूसरी जगह भी आ रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। एक हो गया सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है? एक प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे सपोज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ पे 1000 नए वेंडर आए, तो आप इन वेंडर को आओ, बनाओ, और फिर अपनी पेमेंट लो। ये एक टास्क है आपका। या फिर हो सकता है कंपनी आपको बोल रही है कि जैसे जीएसटी के अमेंडमेंट थे, उसमें कुछ नए रेट रिवाइज हुए हैं, तो उनको कैसे सर्वर पे अपडेट करना है। टीडीएस जो हमारा विद होल्डिंग टैक्स है, उसमें कुछ आपको टैक्स रेट डिफाइन करने हैं, या फिर टैक्स कोड जनरेट करने हैं, या फिर आपको वहाँ टैक्स टाइप क्रिएट करने पड़े, हो सकता है बिजनेस एरिया डिफाइन करने पड़े, उसको बोलते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। और एक होता है कन्वर्जन प्रोजेक्ट। लेट सपोज आप एसीसी में थे, अब आप S/4HANA में पूरा डेटा कन्वर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रोजेक्ट। तो पहला कुछ और था, अब कुछ और हो गया। जितना भी कन्वर्जन प्रोजेक्ट होगा वो हमारा कन्वर्जन प्रोजेक्ट का मतलब हो गया ECC टू S/4HANA के लिए आप अपना पूरा डेटा जो है वो कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ तक सारा समझ में आ गया क्या? क्लियर सर है यहाँ ग्रीन तक? फील्ड में मतलब कि जो न्यू कंपनी है वो एस एस फॉर एसएपी मतलब यूज नहीं कर रही है, राइट? हाँ, ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया कि जो कंपनी कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी, अब PS/4HANA यूज़ करना चाहती है, उसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसके लिए हम एक एक चीज़ क्रिएट करेंगे। ये समझ में? ओके सर। और ये सर रोल आउट मतलब कि जो दिल्ली में ऑलरेडी वो शिफ्ट है बट उसने वहां पे दूसरी ब्रांच खोला है, राइट? हम्म। ओके, आगे देखो,
एसएपी जो चलता है वो दो तरीके से चलता है, एक चलता है टी कोड पे, एक चलता है पाथ पे। टी कोड मीन्स ट्रांजेक्शन कोड। आपको कुछ कोड्स दिए होंगे, कुछ बनाने हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कुछ जो कोड ऑलरेडी के बने। मतलब अगर आपको बताऊं तो ए से लेके जेड तक जो होते हैं वो कंपनी आपको अलॉट करती है, बट इसमें जेड टी कोड और वाई टी कोड तो आप बना सकते हो, बाकी सब अलॉट है। जेड टी कोड कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, वाई टी कोड कैसे होंगे मैं आगे बताऊंगा। मतलब आप अपने खुद की कस्टमाइजिंग कर सकते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जो हमारा पाथ होता है, पाथ का मतलब होता है लॉन्ग प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करना, स्टेप्स के थ्रू जाना, सॉरी ठीक है। सर, ये चीज समझ नहीं लॉन्ग आई है। प्रोसेस, और ये हो गया आपका शॉर्ट प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला टी कोड ट्रांजेक्शन कोड, जब आप एस पे काम करते हैं ना, जैसे एस है तो यहाँ पे हम कोड डालते हैं। जैसे मैंने डाला OX15, इसको ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं। जैसे आप कोड डालोगे आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये जो जगह होती है इसको टी कोड एरिया बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कोड एरिया। जब अभी पढ़ोगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो होता है पाथ, इसको बोलते हैं लॉन्ग प्रोसेस। ये पाथ होता है, देखो इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर गए, इसको बोलते हैं पाथ। यानी कि एक होता है लॉन्ग प्रोसेस, एक होता है शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस को बोलते हैं हम टी कोड, लॉन्ग प्रोसेस को बोलते हैं पाथ। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये दो तरीके से चलता है, एक शॉर्ट तरीके से और एक लॉन्ग तरीके से। अब सुनो, मैं आपको एसएपी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले एसएपी का सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा रहा हूँ, कैसे खुलेगा देखो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे आपको जाना है MSTSC। ये 5 डिजिट का कोड होगा, MSTSC, ये डिफाइन करोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, देखिए दिख रही है। इस विंडो में आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है, जो हम आपको देंगे। आईपी एड्रेस जनरली यहाँ पे आपको ऐसा आईपी एड्रेस डालना है, हम आपको देंगे, ये आपको अपने लैपटॉप में ऐसे डालना है। इसके बाद यूज़र नेम वो आपको डिफाइन करना, जो भी होगा इस तरीके से होगा, जैसे SAP आना, इस तरीके से होगा, जैसे लिखा हुआ देगा। बस आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। जो पासवर्ड हम आपको देंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ओके करना है, बस। तो आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा। एक बार फिर से देख लो, टाइप हियर टू सर्च पे जाना है, MSTSC का कोड डालना है, क्लिक करोगे इस पर। हम जो आईपी एड्रेस डालेंगे देंगे वो आपको यहाँ पे डालना है, जो यूज़र देंगे वो डालना है, और इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ओके करोगे, दिखाता है, यस करोगे तो डायरेक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, देखो धीरे धीरे ओपन हो गया। आया समझ में नहीं आया? यस सर, आगे। आगे देखो, अब इस चीज़ को देखना ध्यान से। ये तो थ्योरी था, थ्योरी बहुत है इसका, इतना बड़ा रोड मैप है, मतलब मेरे पे 900 पेज की थ्योरी है। आप मैं सब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को देता हूँ, तो आपको भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ो उसको। रोड मैप है बहुत लंबा, लेकिन प्रैक्टिकली काम अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पे आपका काम लगेगा, इसी पे जॉब लगेगी, और इसी से सारी प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। तो ध्यान से देखना। एसएपी में हमारा पहला जो काम होता है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स आपको अपने सर्वर पे एक एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, सब कुछ। सबसे पहला जो हमारा काम होता है उसको बोलते हैं OX15, कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन क्या होती है? एक, अगर जैसे कोई भी एक XYZ एक कंपनी है, अगर हमारे पास कंपनी ही नहीं है तो क्या हम आगे कुछ काम कर सकते हैं? मीन्स आपको अपने सर्वर पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, उसका पिन कोड, उसकी सिटी, उसकी कंट्री, उसकी लैंग्वेज, उसकी करेंसी, एक एक चीज़ सारे आपको सर्वर पे मेंशन करनी है। कंट्रोल सी से क्या होता है बताओ? सर कॉपी। हाँ,
कंट्रोल सी से कॉपी होता है, फिक्स है ना। इंडिया में यस कंट्रोल सी करेंगे तो भी कॉपी होगा, किसी अदर कंट्री में करेंगे तो भी कंट्रोल सी से कॉपी होगा, किसी भी कंपनी में करोगे तो भी फिक्स है, कॉपी होगा। ऐसे ही एसीपी के अंदर ये ट्रांजेक्शन कोड होते हैं। जैसे OX15 है तो फिक्स है कि इससे कंपनी ही रजिस्टर्ड होगी। ये ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी कंपनी किसी कंट्री में सेमी कोड यूज़ होते हैं, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। सर, न्यू कंपनी क्रिएशन के लिए हमें OX15 कोड यूज करना होता है, राइट? हाँ जी, लिखा तो है यहाँ पे देखो कि ओ यस एक्स सर। फिफ्टीन से एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये तो लिखा मैंने। आगे यस सर। देखो, OX15 डालेंगे कहाँ वो बताता हूँ, बट उससे पहले दो तीन चीज़ें समझो। देखो, ये होता है इसका मेन्यू बार, इसको बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये हो गया इसका टी कोड एरिया, ये हो गया इसका पाथ, ये हो गया इसकी एग्जीक्यूट स्क्रीन, ये होती है एंड यूजर स्क्रीन। इसके फेवरेट्स हो गए, अलग अलग ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। इसको बोलेंगे SAP इजी एक्सेस, ये क्लोज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बटन होते हैं। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ SAP, मतलब SAP का होम पेज। तो इस स्क्रीन पे आप सारा काम करोगे, आपके सारे कोड ही यहाँ रन करेंगे। ये देखो, ये SAP का लोगो है जो यहाँ पे शो कर रहा है, एक 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 चीज़ इस लोगो के अंदर आप डिफाइन करोगे। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आगे देखो, जब भी आप SAP में काम करते हो, SM12 होता है लॉग्स रिमूव करने के लिए। पहला काम होता है लॉक्स को रिमूव करना। लॉक्स क्या होते हैं? बेसिकली आप अपने सर्वर पे जो भी काम करते हो वो उसमें लॉक्स रिमूव करते हो। अगर आपके लॉक्स ही रिमूव नहीं होंगे तो आपके सर्वर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम, इवन SM12 से पहले भी, ये OX15 से पहले हमेशा इसको यूज़ करना। SM12 का कोड डाला मैंने, देखो आगे, यहाँ पे यूज़र नेम दिया होगा, इसको रिमूव करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, देख लिखा ना सर्च लॉग्स, वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। ये देखो लिखा लॉग टेबल 14, इस पर क्लिक करो, यहाँ से डिलीट करेंगे, हमारे जितने भी लॉग्स थे यहाँ से रिमूव हो गए। देखो कितने हैं, 0 लॉग हैज़ बीन डिस्प्लेड। पहला काम तो आपका यही है। ये समझ में आ गया क्या? सर, एक बार वापस रिपीट करना प्लीज। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा होता है OX15 कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना। अगर हमारे सर्वर पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। OX15 का कोड डालो, न्यू एंट्री, और एक कंपनी रजिस्टर्ड करो, नेम, सिटी, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी, डिटेल डालो। मैंने लिख दिया यहाँ पे JILK PVT.LTD। ये देखो, मैंने अपने सर्वर पे पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी ये डालो। अपने सर्वर पे पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी सारी चीज़ें डिफाइन करो और इसको सेव करो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है JILK, देखो यहाँ पे लिखा JILK, इस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो क्या लिख रहा है, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की, तो मैंने डाल दिया। कुछ भी ऐसे नाम से बनाइए जो ऑलरेडी क्रिएटेड ना हो।
बाकी पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी, ये सारी डिटेल्स हमें कंपनी की तरफ से गिवन होते हैं, ये हमें बनानी पड़ती हैं। आप नंबर से बना सकते हो, आप टेक्स्ट से बना सकते हो, आप किसी स्पेशल कैरेक्टर से बना सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ से बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर जनरली ज़्यादातर चीज़ें नाम से ही बनती है। जैसे आपने देखा TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, IBM, ये नाम ही तो है। नंबर से कोई कंपनी बताओ, कितनी कंपनीज को आप नंबर से जानते हो? इसलिए ज़्यादातर कंपनियां नेम से क्रिएट होती है। मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, JIKR, मैं यहाँ पे लिख दिया JIKR। ये कंपनी है, उसका नाम है, उसका स्ट्रीट है, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी, सब डिटेल फिल करो और उसके बाद यहाँ से सेव करो। इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे क्लिक कर लेना क्रिएट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे लिख देना SAP लाइव प्रोजेक्ट, देन सेव इट। दो बटन है, ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन से सेव होगा, रेड से कैंसिल होगा। एक कंपनी कैसे जनरेट होगी, उसका कोड है OX15। हमने उसका नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी, ये सब बनाना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। वैसे ये बेसिक है, कंपनी में सब जब करोगे तो अब सिटी में सिटी तो डालेंगे, कंट्री में कंट्री डालेंगे, फॉर्म ही तो भरना है। नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर। सर आगे आगे सर, मुझे याद नहीं। तो जैसे आपकी कंपनी बन जाएगी, वो एक सिफ्टिन से, जैसे मैंने एक कंपनी रजिस्टर्ड करी, न्यू एंट्री पे जाके उसका नाम बनाया JIKR। तो हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो उसको कहीं लिख लो। हमने एक कंपनी बना दी, ये हमारी एक कंपनी OX15 से जो हमने क्रिएट कर दी JIKR के नाम से। उसके बाद होता है OX15 से ही डिस्प्ले करना। OX15 से आप किसी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हो, जो बनाया है। अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो सेम ही कोड डिस्प्ले के लिए भी होता है। का कोड डालो, पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का नाम डालो, ये देखो। यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे, कंपनी का नाम फिल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये देखो ये कंपनी है, उसका नेम है, स्टेट है, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, सब कुछ। अगर आपका बॉस आपको बोले कि एक कंपनी क्रिएट करो, OX15 से ही होगी। एक कंपनी को डिस्प्ले करो तो भी OX15 होगा। और अगर आपका बॉस बोलता है कि चेंज करो, भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसने कुछ गलत डिटेल्स फिल कर दी। जैसे कई बार होता है ना कि उन्होंने क्या करा, डॉक्यूमेंट गैदरिंग के टाइम पे गलत डिटेल्स हमें शेयर कर दी, अब जैसे थी हमने वैसे बना दी। या फिर हो सकता है कि हमसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए, तो अब क्या करोगे, चेंज ही करोगे। तो चेंज करने का कोड है OX15। मीन्स जिस कोड से क्रिएट कर रहे हो उससे डिस्प्ले होगा, उससे ही चेंज होगा, उससे ही आपका डिलीट भी होगा। कल को अगर आपको असाइन करना है, मीन्स लिंक करना है, तो असाइन भी उसी से होगा। मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी है, अब एक एक करके सारी चीज़ें भी करके दिखा देता हूँ। देखो OX15 पे गए, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, तो यहाँ से हमने कंपनी बनाई थी अभी। इसको बनाने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद हम पोजीशन पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कंपनी, यह कंपनी नेम, ये सिटी, डबल क्लिक करेंगे, ये कंपनी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका सब खुल गया यहाँ पे डिटेल्स। तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमने किस नाम से बनाया है। अगर हमने उसको चेंज करना है, कि जो हमने कंपनी बनाई है और उसको मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए चेंज यहीं से करेंगे। चेंज भी डबल क्लिक करेंगे, चेंज करो। जैसे साकेत था, मैंने साकेत की जगह लिख दिया जैसे ये पोस्टल कोड है, ये सिटी है, ये कंट्री है, लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर आपको अपने सर्वर पे कुछ भी चीज़ रखनी है तो आप ऐसे रख सकते हो और सेव कर दो। इतना ध्यान रख लेना कि जब भी कोई चीज़ चेंज करोगे तो सेव करना मैंडेटरी है यहाँ से, तो तब तक सेव नहीं माना जाएगा। और डिलीट करना है तो यहीं पे डिलीट का बटन होता है, देखो ऊपर। डिस्प्ले भी हो रहा है, चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं, जैसे न्यू डिलीट, मैंने ऑलरेडी लिख दिया।
चेंज भी हो रहा है, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बताओ, अगर आपका बॉस बोलता है डिस्प्ले डिलीट चेंज करो, क्रिएट करो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते कंपनी? यस सर। सर मेरे को एक चीज बताइए सर, जो ये लॉक्स रिमूव है सर, जब कोई कंपनी बनी ही नहीं है मतलब, तो फिर सर उसके हम लॉक्स रिमूव कैसे करेंगे? पहली बात तो ये लॉक्स रिमूव सर्वर से हो रहे हैं, और सर्वर तो इतने सालों से चल रहा है ना। ओके। लॉक्स रिमूव का मतलब क्या होगा कि सर्वर में बहुत सारी अननेसेसरी कुकीज़ होते हैं जो ऑक्यूपाइड कर देता है। जैसे आपका, आपने एक फ़ोन लिया दुकान में जाके, तो अभी तो आपने फ़ोन में कुछ भी नहीं भरा, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐप्स तो आते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर कुछ ऐप होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। उन ऐप के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेस होता है जो ऑक्यूपाइड होता है। बोलो ये ना। यस सर। सेम ही ये भी है कि जब भी हम कोई सर्वर लेते हैं तो वो सर्वर ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफाइन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। ओके, तो हमने कंपनी बना दी। चलो या साइन वाला भी बाद में सीखेंगे। हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। अब बनाते हैं OX02 से कंपनी के लिए कोड। एक होता कंपनी, एक होता कंपनी का कोड। बताओ किस नाम से कंपनी का कोड बनाए? हेलो। हेलो, हाँ जी सर। एक हमने कंपनी बना दी GAKR के नाम से। अब हमें उसके लिए कोड बनाना है, क्या नाम से बनाए? सर JIKR से ही उसका कोड बनेगा। जरूरी नहीं इसी से बने, कुछ और से बना सकते हो। जैसे मैंने कोई नंबर से बना दिया, जैसे ये देखो। ओके। आप किसी नंबर से बना सकते हो, किसी टेक्स्ट से बना सकते हो, किसी से भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपके ऊपर की बात है, ठीक है। राइट सर। तो कोड हो गया OX02। 02 का कोड डाल देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट से आप क्रिएट कर सकते हो, किसी नंबर से क्रिएट कर सकते हो, किसी स्पेशल कैरेक्टर से क्रिएट कर सकते हो। 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं बना सकते। SAP के अंदर 99% चीज़ें 4 डिजिट की होंगी। जैसे OX15, OX02, OX03, चार्ट ऑफ अकाउंट OB13, OBD4, ये सारे के सारे 4 डिजिट के कोड हैं। ओके, मतलब स्टैंडर्ड है, फिक्स है। अगर मैं इस स्पेशल कैरेक्टर से बना लेता हूँ, ये 4 डिजिट का स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, ग्रेटर देन है, तो मैं बना तो लूँगा लेकिन ये याद नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा बनाऊँ जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक करा। ये मेरी कंपनी नाम से ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नेम, सिटी, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करा दिया। पहले कंपनी का कोड, देन नेम, देन उसकी सिटी, देन करेंसी, देन लैंग्वेज एंड सेव। यहाँ पे एक कंपनी है, उस कंपनी का ये हमने उसकी कंप्लीट एड्रेस डिटेल फिल कर ली। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लिक करो और सेव करो। OX16 असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, कंपनी का कोड भी क्रिएटेड है, और दोनों को असाइन करना मीन्स लिंक करना। इसी से ये पता चलेगा कि इस कंपनी का ये कोड है। जैसे मैंने डाल दिया OX16 पोजीशन, कंपनी का कोड, ये ना कोड देखो 7381, कंपनी का नेम, सिटी, और कंपनी क्या है,
ये हमारी कंपनी है। तो हमारी कंपनी के कोड से असाइन हो गई। फिर सर चेक कर एक लेते बार हैं। ये प्रोसेस वापस बताना प्लीज। ओ एक्स 02 से हमने कंपनी का कोड क्रिएट करा। O X 15 से कंपनी रजिस्टर्ड करी। O X 16 से असाइन करेंगे। जनरली यहाँ पे कंपनी का कोड है, नेम है, सिटी है, यहाँ पे कंपनी डाल देनी है बस आपने अपनी। क्या क्या क्लियर समझ में? राइट सर, कि जो दूसरी कंपनी को अगर इस सेम कंपनी कोड से अगर असाइन मतलब उन दोनों को कंबाइन करना हुआ तो इस कोड के थ्रू होगा वो एस 16। देन O X 03 से आप अपना बिजनेस एरिया क्रिएट करोगे। बिजनेस एरिया का मतलब होते हैं ब्रांचेस ऑफ कंपनी। ये कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना। आपकी सारी बनानी है, कैसे देखो। O X 03, अगर एक कंपनी की एक ही है तो वही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, और मल्टीपल है तो इसके जस्ट नीचे क्रिएट करोगे। जैसे मैंने लिख दिया, दिल्ली में, एक है मुंबई में, ये तीन। और इनके लिए मैंने एक कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आप ऐसा कोड डिफाइन करिए जो ऑलरेडी क्रिएटेड ना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो समझ में। तो 7381 दिल्ली के लिए, 7382 मुंबई के लिए, 738 पटना के लिए डाल दो और इसको यहाँ से सेव कर दो। OB 29 फिजिकल ईयर वेरिएंट। SAP के अंदर ना दो ईयर होते हैं, एक होता है V3, एक होता है K4। अप्रैल टू मार्च के लिए हम फाइनेंशियल ईयर के लिए V3 यूज़ करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है स्टैंडर्ड SAP में। एक होता है K4, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर पे काम करना चाहिए, कैलेंडर ईयर पे काम करना चाहिए? सर फाइनेंशियल ईयर। तो अब इसको देखेंगे कैसे, पहले OB 29। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया SM 12, O X 15, O X 02, O X 16, O X 03, OB 29। देखो सब में कॉमन क्या है, सारे 4 डिजिट के हैं, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, ग्लोबल हैं। और K4 हो गया, तो हम यहाँ पे इस जगह पे यूज़ करेंगे कभी भी। SM 12 हमेशा यूज़ करो, पहले SM 12 यूज़ कर लो, रिमूव करो यूज़र नेम को, सर्च पे क्लिक करो, ये देखो इस सारे के सारे लॉग्स टेबल है, सेलेक्ट करो, डिलीट करो। OB 29 का कोड डालो, पोजीशन पे क्लिक करो। एक होता है V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। K4 का मतलब होता है जैन टू दिसंबर। अब देखो यहाँ पे लिखा 12 और 4, 12 महीने। जनवरी से दिसंबर भी 12 ही महीने होंगे, और अप्रैल से मार्च भी 12 ही महीने होंगे। तो जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। और ये जो स्पेशल पीरियड है, ये 4 स्पेशल पीरियड है रिपोर्टिंग के लिए। मतलब आप अपना सारा काम इस पीरियड में करोगे, और नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप इसको रिपोर्टिंग शेयर करोगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? सो V3 अप्रैल टू मार्च के लिए, K4 से जैन टू दिसंबर के लिए। ये देखो लिखा मैंने क्लियरली यहाँ पे। यस सर। ये चीज़ समझ आती है कि सर ठीक है, V3 इंडिया में चलता है, K4 हो सकता है कहीं और चलता हो, लेकिन कहीं ऐसी भी जगह हो सकती है, कोई कंट्री जहाँ पे दोनों ही नहीं चलते, कुछ और हो, तो वहाँ पे यहाँ पे ACP ना आपको ऑप्शन देता है न्यू एंट्री का। ये सब 2 डिजिट के बने हुए हैं, देखो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करा,
यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया अगस्त टू जुलाई का, ये हो गया कितने 12 मंथ्स का, यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे हो गया 4। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी कंपनी बोले कि आपको हमारी कंपनी के लिए अलग से फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाना है, इस तरीके से हम अपना खुद का वेरिएंट बना सकते हैं। सेव इट। आपको समझना है इसमें कि न्यू एंट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, और पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्ले करना, चेंज करना, डिलीट करना, और अगर आपको असाइन करना है तो वो भी यहीं से होगा। एंड सर ये नंबर ऑफ वो था जो 4 था सर, वो क्या था कि हेलो? देखो 12 महीने में आप काम करोगे, यस सर। 4 मंथ होंगे ये आपकी रिपोर्टिंग के लिए होंगे। उसके बाद आपको इतना टाइम मिलता है कि आप रिपोर्ट्स अपनी गवर्नमेंट को बना के दे सकते सॉरी सर, ये चीज समझ नहीं आई। ये 4 मंथ रिपोर्टिंग मतलब कौन से 4 मंथ? कोई भी 4 मंथ या हो। इसके बाद लास्ट के के ना, इसके बाद के जैसे मान के चलो आप जनवरी से दिसंबर में काम कर रहे थे, आपका ख़त्म राइट हो सर। गया, तो इसके बाद भी 4 महीने होंगे नेक्स्ट में आपको रिपोर्टिंग देनी होगी। मान के चलो आपका स्कूल है, आपने स्कूल पढ़ाई करी, तो आपको पता है कि अप्रैल से मार्च तक स्कूल चलता है, तो उसके बाद उसकी जो रिजल्ट आता है तो 3-4 महीने में आता है, जो भी आता है, तो वो उसी यस सर। इसी पीरियड के 3 महीने बाद 4 महीने बाद आता है ना। यस सर। नहीं सुन में है। आ गया। ओके ओके सर, मतलब कि ये पीरियड खत्म होने के बाद नेक्स्ट होंगे, उसमें हमें उसका पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है। हम्म। ओके सर। आ जाता है OB37, जिसको बोलते हैं असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी को। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि आपने सारा करके दिखाना है। सॉफ्टवेयर मिल गया आपको? नो सर, अभी सॉफ्टवेयर नहीं मिला। हाँ, तो अभी मैम से बोलना कि सॉफ्टवेयर दे दो, तो मुझे सारा प्रैक्टिस करना है। राइट सर। OB37 पे जाना है, यहाँ पे लिखना OB37। देखो आगे जैसे लॉग दिख रहा है, ऐसे कई बार लॉग आ जाता है, तो आपको जस्ट क्लिक ऑन नाउ, एसेंटर पे क्लिक करना है, यूजर नेम को रिमूव करो, सर्च पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो, और यहाँ से डिलीट कर लो। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। OB37 पे क्लिक करो। क्या है कंपनी का कोड? 7381। 7381। क्या है फिजिकल ईयर? V3। V3। उसको सेव करो। क्या है समझ में? यस सर। बताओ कैसा लगा आज का पहला क्लास? सर बढ़िया था। अभी नया ही है तो अभी थोड़ा सा उस टाइम लगेगा इसको ग्रैब करने में, बाकी हो जाएगा सर। इसीलिए तो वीडियो देता हूँ मैं कि आप 10 बार ही देखो वीडियो को, क्योंकि अगर मुझसे बोलोगे फिर से करवा दो तो ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा, और जब आप रिकॉर्डिंग देखो तब आपको लगेगा कि यार इतना सारा ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो डबल एक ही चीज़ आपको डबल दिखेगी वहाँ पे। तो कम से कम 2 से 3 बार ही खुद से करना। पहले इस वीडियो को 3-4 बार देखना, फिर खुद से यस सर। करना, जो ना आए वो पूछना। राइट सर। आसान लगा डिफिकल्ट लगा? सर इजी लगा है कि हो जाएगा मतलब। हाँ, बट टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा हो गए क्योंकि इतना तो मैं जनरली कराता नहीं हूँ, बट आपको इतने क्यों करने में भी 4-5 घंटे का टाइम लगेगा। तो पूरा याद करना जितना ऊपर से पढ़ाया, देन इसको फॉलो करना। पहला काम है मैम से सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर यस लेने सर। के बाद इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? राइट सर। हाँ, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है वो निपटा लो, और फिर मैम को बोलो कि मैम सॉफ्टवेयर दे दो, मुझे करना है। मतलब कम से कम आप 5 कंपनी बनाना, 5 कोड बनाना, 5 फिजिकल ईयर, 5 पोस्टिंग पीरियड, 5-5 बनाना हर किसी को, देना साइन करना। क्लियर? राइट सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। ना करना। यस सर। कैसा रहा आज का सेशन? अच्छा रहा है सर। बढ़िया। ऐसे ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, लिख लिख के पढ़ाता हूँ। एक एक चीज़ तो मैंने पढ़ लिखी है, बताओ तुमने क्या करा, आप बोलो। नहीं करा ना कुछ? सर
हाँ जी सर। इतना सारा थोड़ी ना लिखा होगा तुमने, अरे एक एक लाइन लिखी है मैंने कितनी जगह। तो बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको सब कुछ पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। बस आपका एक ही काम है, इसको समझना, देखना और प्रैक्टिस करना। जो ना आए वो मुझसे पूछना। राइट सर। कल ज्वाइन जरूर करना। यस सर। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? राइट सर। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू को सर। मैसेज कर दो और मैम से फटाफट से सॉफ्टवेयर ले लो। राइट सर। ओके ओके। थैंक यू सर।